मध्यकालीन भारत की में वास्तुकला 712 ईस्वी में अरबों के सिंध विजय से भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ। यहीं से भारतीय इतिहास के मध्यकाल का आरंभ हो गया। आगामी वर्षों में भारतीय वास्तुकला में व्यापक परिवर्तन हुए। सुलेखन और जड़ाऊ काम जैसे नवीन तत्व प्रचलित हुए। इस अवधि काल की वास्तुकला में हम भारतीय शैली के साथ फारसी शैली का संगम देखते हैं, इसलिए इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला या भारतीय अरबी वास्तुकला के रूप में जानते हैं। इसकी विशेषताएं: मेहराब और गुंबदों का उपयोग, मेहराबदार शैली, लिंटल सहतीर शैली के स्थान पर। मस्जिदों और मकबरों के चारों ओर मीनारों का उपयोग। निर्माणों में मिट्टी के गारे का उपयोग, मोर्टार बोलते हैं उसको, गारे को। मानव व पशु आकृतियाँ बहुत कम। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में विशालता, व्यापकता और वृहदता। अलंकरण के साधन के रूप में मूर्तियों की जगह सुलेखन का उपयोग। सुलेखन के लिए अरबेस्क विधि, ज्यामिति, वानस्पतिक अलंकरण। भवनों में जाली का उपयोग। परिसर में पानी का उपयोग। धार्मिक प्रयोजन, परिसर के शीतलन के लिए, सजावटी उद्देश्य। बागों की चार बाग शैली का प्रचलन। पितरा दूरा तकनीक का उपयोग। दीवारों में कीमती पत्थर, रत्न जड़ें। भवनों में फोर शार्टनिंग तकनीक का प्रयोग। दूर की वस्तु नज़दीक दिए होते हैं उसमें। लिंटर मेहराबदार शैली और लिंटल सहतीर के बीच अंतर। लिंटर सहतीर शैली, इसमें लिंटर यानी कि छत का उपयोग होता था, शिखर होते थे, मीनारे नहीं होते, प्रस्तर का उपयोग होता था। मेहराबदार शैली में इसमें मेहराब व गुंबद का उपयोग होता था। गुंबद होती थी, चारों कोनों पर मीनारें, ईंट, चूना, प्लास्टर और गारे का उपयोग होता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान वास्तुकला। दिल्ली सल्तनत काल यानी कि 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान वास्तुकला की दो शैलियाँ, एक साम्राज्यिक शैली, स्वयं की रुचियाँ आरोपित की जाने वाली शैली जो है साम्राज्यिक शैली हो गया। गुलाम वंश, गुलाम या इल्बरी वंश 1206 से 1290 तक। मामलुक शैली, तत्कालीन हिंदू संरचनाओं के पुनः प्रतिरूपण, कई उदाहरण। कुतुब मीनार 5 मंजिली शैली, 5 मंजिली संरचना। आरंभ किया, भूतल बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगली 3 मंजिलें पूरी करवाई, इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, पूर्व में एक जैन मंदिर, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। सेल्जुक शैली, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, मेहराबदार शैली की प्रमुखता, गारे की प्रमुखता। उदाहरण: अलाई दरवाजा, सीरी का किला आदि। तुगलक वंश वास्तुकला के लिए संकट काल था। कुछ निर्माण में धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग। बैटर शैली, निर्माण की शैली ढलवां दीवारें, भवन की मजबूती पर अधिक ध्यान, अलंकरण पर कम। उदाहरण: तुगलकाबाद, जहांपनाह और फिरोजाबाद के नगर। लोधी वंश पश्चिगामी प्रवृत्ति जारी रही, मूलतः मकबरों का निर्माण, दोहरे गुंबदों का प्रयोग। मकबरे सादे, 15 मीटर के व्यास के साथ अष्टकोणीय आकार के। उदाहरण: लोधी गार्डन, आगरा, सिकंदर लोधी। वास्तुकला की प्रांतीय शैली, इस अवधि के दौरान इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव स्थानीय स्थापत्य शैलियों पर भी रहा। बंगाल, बीजापुर, जौनपुर और मांडू वास्तुकला विकास के केंद्र बन चुके थे। बंगाल शैली,
ये क्या है, कोल्हापुर शैली का है या बंगाल शैली। 1203 से 1573 ईस्वी में ईंटों और काली संगमरमर का प्रयोग होता था। बंगला छतों का उपयोग होता था। उदाहरण के लिए रसूल मस्जिद गौर और अदीना मस्जिद पांडुआ। जौनपुर शैली 1394 से 1479 ईस्वी में प्रार्थना हॉल के केंद्र में मोटे अक्षरों में कुछ चित्रित होते थे। सरकी शासकों की संरक्षण में सरकी शासकों शैली की वास्तुकला। मीनारों का उपयोग नहीं। उदाहरण अटाला मस्जिद जौनपुर। मालवा शैली 1405 से 1569 ईस्वी में वास्तुकला की पठान शैली। धार और मांडू नगर वास्तुकला के प्रमुख स्थल। विभिन्न रंगों के पत्थरों और संगमरमरों का प्रयोग। विशालकाय खिड़कियाँ यूरोपीय प्रभाव। सीढ़ियों का उपयोग। मीनारों का उपयोग नहीं। मंडप थोड़े धनुषाकार। बावली कृत्रिम जलाशय। निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री। बैटर प्रणाली। उदाहरण रानी रूपमती का मंडप, हिंडोला महल, असरफी महल। बीजापुर शैली 1490 से 1656 ईस्वी। दक्कन शैली। आदिल शाह का संरक्षण। अनेक मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण करवाया। 3 मेहराबों वाले अग्रभाग और बल्बनुमा गुंबदों का उपयोग। लोहे के क्लैंपों और गारे की मजबूत प्लास्टर का उपयोग। दीवारें समृद्ध नक्काशियों से अलंकृत। मुगल वास्तुकला। ये कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे। बाबर पानीपत और रुहेलखंड में मस्जिदों का निर्माण करवाया। 1526 ईस्वी में दोनों मस्जिदें बन गई थीं। हुमायूं शेर शाह सूरी के विरुद्ध निरंतर संघर्ष था, इसलिए दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली। इनकम्प्लीट रहा। वास्तुकला में फारसी शैली छाई रही। शेर शाह किलाए कूनाह पुराने किले की मस्जिद दिल्ली बनवाया। रोहतास किले का निर्माण पाकिस्तान। पटना में शेर शाह सूरी मस्जिद बनवाया अफगान शैली में। सड़कें आजम महान सड़क बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं। प्राचीन मौर्य मार्ग। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित उसका मकबरा एक झील के किनारे है। अकबर ने कला और स्थापत्य कला के विकास में गहरी रुचि ली। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग चतुष्कोणीय मेहराब के उपयोग का प्रचलन शुरू किया। प्रमुख निर्माण कार्य। आगरा का किला यह पहले निर्माण कार्यों में से एक था। किले के अंदर बगीचे चारबाग शैली के बनवाए। किले के परिसर का उपयोग अपने हरम 5000 से भी अधिक स्त्रियों के निवास स्थल के रूप में करता था। यहाँ के कुछ प्रमुख भवन हैं। मोती मस्जिद शाहजहाँ। दीवाने आम सार्वजनिक दर्शकों का हाल शाहजहाँ। दीवाने खास निजी दर्शकों का हाल शाहजहाँ। जहांगीरी महल अकबर। शीश महल तुर्की स्नान घर। फतेहपुर सीकरी भारत इस्लामी वास्तुकला का मुख्य आकर्षण का केंद्र था। इतिहास में इसे ठहरे छड़ के रूप में भी जाना जाता है। शहर के भीतर बुलंद दरवाज़ा 1576 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर की 40 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा 1581 ईस्वी में। सफ़ेद संगमरमर की जाली दीवारों पर कुरान की आयतें। परिसर में बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद भी। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा भी सजाया गया था। पंचमहल फारसी बदगीर 5 मंजिला भवन खंभों पर अवस्थित है। जोधाबाई का महल या मरियम उज जमानी के महल। घंटियों और फूलों के सुंदर हिंदू भित्ति चित्र। इबादत खाना विभिन्न धर्म गुरुओं से चर्चा करता था। पचीसी आंगन शतरंज खेलता था। हिस मीनार चहेते हाथी की याद में स्तंभ लेख। इसकी दीवारों पर हाथी दांत भी उत्कीर्णित हैं। अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर भी बनवाया था। जहांगीर वास्तुकला की अवनति। चित्रकला के अन्य रूपों पर ध्यान।
कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया। लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निरीक्षण किया। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ के पिता का आगरा में बनवाया नूरजहाँ द्वारा। सफ़ेद संगमरमर से चित्राद्युरा भी था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। शाहजहाँ वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अर्जुमन बानो बेगम का मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया गया था। इसमें अलंकरण के लिए सुलेखन पित्रादुरा तकनीक, चार बाग शैली के उद्यान, पानी के साथ मुगल स्थापत्य कला की सभी विशेषताएं थीं। जाली का काम सर्वश्रेष्ठ है। संगमरमर पर नक्काशियाँ कम उभार वाली हैं। कुछ अन्य निर्माण कार्य, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, शालीमार बाग लाहौर, शाहजहानाबाद नगर, मयूर सिंहासन धातु कर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। औरंगजेब मुगल वास्तुकला की अवनति हुई। कट्टरतावादी होने के नाते इसने कोई रुचि नहीं ली। पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था। ताजमहल की फूहड़ नकल उतारा था। मुगल काल के दौरान ही राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में वास्तुकला की दो शैलियाँ विकसित हुईं। राजपूत शैली मुगल शैली से प्रभावित लेकिन अद्वितीय। लटकती हुई बालकनी, झरोखा विभिन्न आकृतियों में बनवाया गया। कार्निज को मेहराब के आकार में धनुषाकार छज्जा कार्निज को बोलते हैं। उदाहरण हवा महल जयपुर। सिख शैली मुगल शैली और राजपूत शैली से प्रभावित। शीर्ष पर विभिन्न छतरियों का उपयोग, उथले कार्निस जैसे आकार के गुंबद, लंबे गुंबदों पर सामान्यतः पीतल और तांबे की परत। उदाहरण हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर 16वीं से 17वीं में। अवध वास्तुकला 18वीं से 19वीं ईस्वी में लखनऊ केंद्रित है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं का निर्माण, गारे का प्रयोग, ईंट की धूल, उड़द की दाल, चावल की भूसी और पेड़ की गोंद आदि का मिश्रण। प्रमुख संरचनाएं, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ 1784। परिसर में असफी मस्जिद, भूल भुलैया और सीढ़ियों वाला कुआं। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ नवाब मोहम्मद अली शाह और उसकी माँ का मकबरा है यहाँ। रूमी दरवाज़ा, तुर्की गेट लखनऊ, यह दोनों इमामबाड़े के बीच में है। इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर पड़ा है, सूफी था। कश्मीर में वास्तुकला। कश्मीरी वास्तुकला को निम्नलिखित दो चरणों में बांटा जा सकता है, एक हिंदू चरण, एक मुस्लिम चरण। तो यहाँ 600 ईस्वी से पहले तक के कुछ बौद्ध स्मारकों जैसे मठ, स्तूप जो अब खंडहर मिले हैं हखान और उस्कर में। हिंदू चरण, कश्मीर में मंदिर, अनूठी नक्काशी, वास्तुशैली अनेक विदेशी स्रोतों से प्रेरित। कारकोट राजवंश और उत्पल राजवंश के समय में मंदिर निर्माण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। कश्मीर शैली की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, तिब्बतीय मेहराबें, गांधार प्रभाव, कोष्ठात्मक विन्यास और परिबद्ध आंगन, सीधे कोनों वाली पिरामिडीय छत, स्तंभों वाली दीवारें, ग्रीक प्रभाव, त्रिकोणीय फुटपाथ, ग्रीक प्रभाव, सीढ़ियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक। मार्तंड सूर्य मंदिर 8वीं शताब्दी। ललितादित्य मुक्तपीठ कारकोटा राजवंश। अनंतनाग कश्मीर में स्थित है। स्मारकों पर गांधार, चीनी और गुप्त शैलियों का प्रभाव। खंभों से घिरा एक प्रांगण, शिखर पिरामिडी आकार के।
विष्णु, गंगा देवी, यमुना और सूर्य जैसे देवी देवताओं की नक्काशी की गई है। अवंतीपुर के मंदिर, दो मंदिर थे। एक अवंतीपुर के मंदिर 9वीं ईस्वी में दो मंदिर, एक विष्णु समर्पित अवंती स्वामी और एक शिव समर्पित अवंतीश्वर। अवंतीवर्मन द्वारा उत्पल राजवंश का प्रथम सम्राट। प्रशस्त आंगन में और चारों कोनों में 4 मठ हैं। द्वार पर 2 कक्ष। रोमन और गांधार प्रभाव। पंद्रेथन मंदिर, पाली मंदिर, इसे मेरुवर्धन स्वामी कहा जाता है। विष्णु को समर्पित है, लेकिन शिव के चित्र भी मौजूद हैं। एक ही शिला काटकर गुंबद नुमा छत और मेहराबें हैं। 10वीं शताब्दी, श्रीनगर में। मामलेश्वर शिव मंदिर, पहलगाम। इसका उल्लेख संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतरंगिणी में आता है। परासपुर की स्मारक, परासपुर, ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा परिहासपुर राजधानी। भगवान विष्णु और भगवान परिहस्किना को समर्पित। यहाँ कुछ बौद्ध संरचनाएं भी हैं। मुस्लिम चरण, अधिकतर स्मारक वर्गाकार थे। मस्जिदों की चिनाई काठ, ईंट और पत्थर से, इसमें बंद स्थान और गुंबद के स्थान पर बहुमंजिली ढलवा छतें और ऊंची मीनारें थीं। जामिया मस्जिद, श्रीनगर, 14वीं-15वीं, कश्मीरी शैली। इसमें एक विशाल प्रांगण है और इसमें लकड़ी के 370 खंभे हैं, गुंबद नहीं है। अली मस्जिद, अली मस्जिद, श्रीनगर, 15वीं शताब्दी, दूसरी सबसे विशाल मस्जिद कश्मीर की। शाह मीरी राजा सुल्तान हसन शाह द्वारा। काठ और पत्थर का उपयोग। गुंबद नहीं, शीर्ष पिरामिड के आकार का मेहराबदार खिड़कियां हैं। परी महल, 17वीं शताब्दी, इसमें एक वेधशाला भी थी। मुगल दारा सिकोह द्वारा। पहाड़ी पर स्थित यहाँ से डल झील दिखता है। यह चश्मे शाही उद्यान के निकट स्थित है। कश्मीर में उद्यान, यहाँ मुगल शासकों ने बहुत से उद्यान बनवाए। वे सब फारसी डिजाइन से प्रेरित थे। जलधारे, फव्वारे और वृक्ष उद्यान के महत्वपूर्ण अंग हैं। चश्मे शाही, फारसी शैली में। शालीमार बाग, जहांगीर, 1619 ईस्वी में। ये सम्राट का शाही निवास। इसके 3 क्षेत्र हैं, दीवाने आम, दीवाने खास और जनाना बाग। निषाद बाग, सबसे बड़ा मुगल उद्यान घाटी का, डल झील के निकट। बादाम वाड़ी उद्यान, श्रीनगर। वेरीनाग, कोकरनाग और अजबल गार्डन, अनंतनाग में। भारत में पारसी समुदाय के मंदिर। पारसी विचारधारा में 3 प्रकार के अग्नि मंदिर होते हैं। अतस बेहराम, यानी कि विजय की अग्नि, और अत्स अदरान एड्रियन, अतस ददगाह या दर्रे मेहर। भारत में 8 अतस बहराम हैं और 100 से अधिक दरगाह हैं। अधिकांश महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित हैं। अतस बहराम, इसमें एक गर्भगृह होता है जिसमें अग्नि को रखा जाता है। आधुनिक वास्तुकला। यूरोपीय औपनिवेशकों के आगमन के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। हालांकि अपने साथ साथ इन्होंने स्थापत्य कला का खजाना भी लाए, जिसे उनके द्वारा निर्मित किए गए अनेक कृतियों में देखा जा सकता है। पुर्तगाली प्रभाव। आइबेरियन शैली लाए। आरंभ में व्यापारिक ठिकानों और गोदामों का निर्माण
आगे समुद्र तटीय क्षेत्रों का नगरों में रूपांतरण। इसी शैली में आंगन गृहों और बेरोक चर्चों का प्रचलन। बरोक शैली का प्रयोग यूरोप में चर्च की शक्ति व्यस्त करने के लिए। 16वीं शताब्दी अंतिम चरण। कुछ उल्लेखनीय निर्माण जैसे गोवा के से कैथीड्रल 1619 ईस्वी में, पुर्तगाली गोथिक शैली, इसमें एक घंटा स्वर्णिम घंटा। बोम जीसस का बसिलिका पवित्र यीशु, गोवा 1604 में, इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी। कॉस्टेला डे अगुआदा मुंबई में, सेंट पॉल का चर्च दीव में, बरोक शैली 1610 ईस्वी में। दीव किला, दीव द्वीप तट 1535 ईस्वी, एक प्रकाश स्तंभ है और दीवारों पर तोपें रखी। 3 चर्च हैं, सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल चर्च और असीसी के सेंट फ्रांसिस का चर्च। गोवा में सेंट एन्ने चर्च, तलाउलिम, बरोक शैली 1695 ईस्वी। फ्रांसीसी प्रभाव, अपने साथ शहरी योजना लेकर आए। पुदुचेरी और चंदन नगर का निर्माण पश्चिम बंगाल में है। कार्टेशियन ग्रिड योजना और वैज्ञानिक वास्तुकला का उपयोग। भव्य भवनों का निर्माण शक्ति प्रदर्शन के लिए। अज्ञात वास्तुकला की अवधारणा प्रस्तुत की। अग्रभाग में अधिक अलंकरण या डिजाइन आधुनिक भवनों जैसी। तटीय शहर बसाए। माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश। उदाहरण, पुदुचेरी को जीसस का सेक्रेड हार्ट चर्च या चंदन नगर का सेकेंड हार्ट चर्च बोलते हैं। अंग्रेजी प्रभाव, अपने साथ वास्तुकला की गोथिक शैली लाए। बाद में यह इंडो गोथिक शैली हो गई। 1911 के बाद एक नई शैली उभरी, नव रोमन स्थापत्य कला। इंडो गोथिक शैली विक्टोरियन शैली, भारतीय फारसी और गोथिक शैली का मिश्रण है। इसकी विशेषताएं, निर्माण बहुत विशाल, अपेक्षाकृत दीवारें बहुत पतली, इंडो इस्लामिक निर्माण के, नुकीले मेहराब, वक्राकार नहीं। विशाल खिड़कियों का उपयोग। चर्चों की क्रूसिफाइड भूमि योजना। उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग, इस्पात, लोहे और ढाले गए कंक्रीट का उपयोग आरंभ। उदाहरण, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। आइबेरियन और गोथिक वास्तुकला के बीच अंतर। आइबेरियन, छतों और सीढ़ियों के लिए लकड़ियों का उपयोग, पश्चिमी परंपराओं को ही केवल जारी रखा। गोथिक में बलुआ पत्थर और मोटे चूना पत्थर का उपयोग। इंडो गोथिक शैली को ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय रूपांकनों और शैलियों को अपनाया। नव रोमन शैली, नव शास्त्रीय शैली 1911 ईस्वी के बाद के निर्माण कार्य को कहा गया। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा की गई नई दिल्ली की वास्तुकला। इस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हिंदुस्तान का रोम। इसकी विशेषताएं, निर्माण नाम रहित अज्ञातकृत, वास्तुकला की सभी शैलियों का संगम, कलात्मक अभिव्यक्ति में कमी। निर्माण कार्य में सादगी, आधुनिकता और उपयोगिता पर बल। वृत्तीय भवनों पर अधिक ध्यान। पश्चिमी डिजाइनों को दर्शाने के लिए प्राच्य रूपांकनों का प्रयोग। औंधे अथवा ऊपर उठे हुए गुंबद। उदाहरण, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति भवन। स्वातंत्र्योत्तर वास्तुकला 1947 के बाद की शैली। 2 शैलियाँ उभरी, एक पुनरुत्थानवादी, एक आधुनिकतावादी। दोनों पर औपनिवेशिक उत्तरजीविता का प्रभाव देखा गया। इससे भारतीय स्थापत्य परंपराओं के स्तर में गिरावट आई। उदाहरण, चंडीगढ़ का नगर डिजाइन। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कर्बूसियर ने। लॉरी बेकर 2006 में प्रित्जकर पुरस्कार, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। गरीबों का वास्तुकार है ये।
केरल में क्रांतिकारी सामूहिक आवास अवधारणा के लिए उत्तरदायी थे। इसके स्थापत्य वास्तुकला शैली की विशेषताएं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग, पूरक स्लैब निर्माण इस्पात और सीमेंट से, हवा के आवागमन और गर्मी संबंधी आरामदायक व्यवस्था पर बल। इन्हें भारतीय वास्तुकला का अंतरात्मा संरक्षक तथा भारतीय वास्तुकला का गांधी कहा जाता है। चार्ल्स कोरिया शहरी वास्तुकला और स्थानिक योजना के लिए जाना जाता है। उन्हें 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसने डिजाइन किया मध्य प्रदेश विधानसभा भवन, महात्मा गांधी मेमोरियल संग्रहालय अहमदाबाद, कनॉट प्लेस में LIC भवन नई दिल्ली। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल से ही कला और स्थापत्य कला को भारत के लोगों के जीवन में एक अलग छाप विकसित हुई है। यूनानी, अरबी, फारसी और यूरोपियाई सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। परिणाम स्वरूप एक मिश्रित भारतीय स्थापत्य कला का विकास हुआ। यहाँ से हम लोग जो भारतीय चित्रकला है वो स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में कलात्मक उत्कृष्टता की परंपरा शुरुआत से ही रही है, जिसमें चित्रकला भी उन प्रमुख माध्यमों में से एक है। उत्खनन से कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह ज्ञात हो जाता है कि भारत में चित्रकला का विकास प्राचीन काल से ही हुआ है। कई ऐसे भित्तिचित्र मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि मानव कला और मनोविनोद के क्षेत्र में बहुत पहले ही लग गए थे। चित्रकला के इतिहास के चिन्ह प्राचीन और मध्यकाल से प्राप्त किए जा सकते हैं, जहाँ पुस्तकें चित्रों से सजाई जाती थी। इसके बाद लघु चित्रकला को मुगलों और राजपूत शासकों के दरबारों में देखा जा सकता है। यूरोपियन आगमन के बाद भारतीय चित्रकला ने पश्चिमी रूप ले लिया और चित्रकला के उत्कीर्णन की शुरुआत हुई। आधुनिक चित्रकारों ने अलग अलग शैलियों, रंगों तथा डिजाइनों का प्रयोग किया। चित्रकला के सिद्धांत। इसका इतिहास भीमबेटका, मिर्जापुर और पंचमढ़ी की प्राचीन शैली चित्रों से जाना जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों की बारी आती है, लेकिन वास्तविक चित्रकला का आरंभ काल से होता है। वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्रकला के मुख्य 6 सिद्धांतों का उल्लेख है। 6 सिद्धांत: अंग और षडांग, जैसे रूप भेद, एक आकृति दूसरी आकृतियों से भिन्न हो, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी आदि की आकृति। प्रमाण: बनावट एवं अनुपात में संतुलन। तीसरा, भाव, चित्र में भावनाएं स्पष्ट हों। चौथा, लावण्य योजना, चित्रों में सौंदर्य प्रदर्शन योजनाबद्ध तरीके से हो। पांचवा, सादृश्यता, मूल आकृति जैसा हो। वर्णिका भंग, चित्रकार को रंग निर्माण की कला एवं तुलिका पर पकड़ होनी चाहिए। ब्राह्मण और बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। मिथकों और दंत कथाओं का वस्त्रों पर निरूपण। लेप्य चित्र, लेखीय चित्रकला, आरेखन और रेखा चित्र, धूलि चित्र, पटचित्र आदि। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में पट्टों के नाम का उल्लेख है, जो चित्रकला के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ शैलियाँ इस प्रकार थीं: चौक पीटक यानी फ्रेम वाले चित्र, दिग्घल पीटक चित्रों की लंबी कड़ी, और यम पीटक पृथक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला, शैल उत्कीर्णन को कहते हैं, पेट्रोग्लिक। प्रागैतिहासिक चित्रकला का पहला समुच्चय खोजा गया था भीमबेटका की गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रकला
के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला उच्च पूरा पाषाण काल के चित्र, दूसरा मध्य पाषाण काल के चित्र और तीसरा ताम्र पाषाण काल के चित्र। तो उच्च पूरा पाषाण काल के चित्र ये 40,000 से 1,000 ईसा पूर्व के बीच गुफा की दीवारें क्वार्टजाइट पत्थरों से बनी हुई थीं, इसलिए इन्होंने खनिज पदार्थों जैसे चूना और गेरू का प्रयोग विभिन्न रंगों के लिए करते थे। मानव आकृतियों में सामान्यतः लाल रंग आखेटकों के लिए तथा हरा रंग पशुपालकों के लिए उपयोग में लाया जाता था। मध्य पाषाण काल के चित्र 1,000 से 4,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 4,000। मुख्य रंग लाल था। चित्रों का आकार छोटा हो गया था। समूह में शिकार करने के चित्र सवारी गतिविधियों एवं चराई गतिविधियों को दर्शाया गया है। ताम्र पाषाण काल के चित्र 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। हरे और पीले रंग के चित्रों की संख्या में वृद्धि हुई। धनुष बाण लिए हुए युद्ध दृश्यों के, घोड़ों और हाथियों की सवारी करते हुए लोगों के चित्र मिले हैं। अशोक तथा गुप्त काल दोनों के ब्राह्मी लिपि के लेख तथा चित्र मिले हैं। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से चित्तीदार हिरन की खाल मिला है। वीणा, सर्पिल, विषम कोड और चक्र जैसी वस्तुएं भी मिली हैं। कुछ चित्र 1,000 ईसा पूर्व के आसपास जोगीमारा की गुफाओं से छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ कांकेर जिला, जिसे विभिन्न गुफाओं का घर है, से मानव मूर्तियां, पशुओं, हथेली की छाप, बैलगाड़ी आदि के चित्र मिलते हैं। छत्तीसगढ़ कोरिया जिले में स्थित घोड़सर और कोलाबऊर तथा दुर्ग जिले में चितवा डोंगरी स्थल जहाँ से हमें गधे की सवारी करती चीनी आकृति मिली है। ड्रैगन और कृषि दृश्यों के चित्र मिलते हैं। बस्तर लिमदरिया, सरगुजा, उगदी और सीतालेखनी में भी मिले हैं। ओडिशा में गुडाहांडी रॉक शेल्टर और योगी माथा रॉक शेल्टर भी प्रारंभिक गुफा चित्रकला का एक प्रमुख उदाहरण है। भीमबेटका शैल चित्रकलाएं 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ 500 से अधिक शैल चित्रकलाएं हैं। ये चित्रकलाएं अनुमानितः 30,000 वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। इन चित्रकलाओं में दिन प्रतिदिन के जीवन को, पशुओं, हाथी, मोर, सांप, हिरन, शिकार के दृश्यों, युद्ध के दृश्यों, ज्यामितीय प्रतीकों, सामाजिक जीवन को चित्रित किया गया है। लाल, भगवा, बैंगनी, बादामी, सफ़ेद, पीला तथा 2 रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। लाल रंग के लिए हेमेटाइट अयस्क का प्रयोग किया जाता था। भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण। भित्ति चित्र, लघु चित्रकला। भारत में भित्ति चित्र 10वीं BC से 10वीं AD तक ठोस संरचना की दीवारों पर की गई रचना भित्ति चित्र के रूप में संदर्भित की जाती हैं। प्रमुख स्थल अजंता अन्नामलाई की गुफा, रावण छाया गुफा, आश्रय बाग, एलोरा में सीतान वासल और कैलाश मंदिर। विषय हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म है। इनके अतिरिक्त भवन का अलंकरण, उदाहरण जोगीमारा गुफा में स्थित प्राचीन रंगमंच के कक्ष। अजंता गुफा की चित्रकला, बौद्ध गुफाएं 2री शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच ज्वालामुखी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यह घोड़े की नाल के आकार में तराशा गया 29 गुफाओं का समूह है। गुफा संख्या 9 और 10 के भित्ति चित्र शुंग काल से संबंध रखते हैं, बाकी सब गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 1 और 2 सबसे नवीन है। दीवारों पर भित्ति चित्र और फ्रेस्को चित्र दोनों बने हैं।
टेम्पेरा शैली पिगमेंट्स वर्णक का उपयोग किया गया है। मानवीय मूल्यों और सामाजिक ताने बाने का निर्देशन करते हैं। प्रत्येक महिला आकृति का अद्वितीय केश विन्यास है। पशु पक्षियों की भावनाओं को दिखाया गया है। सामान्य विषयों जातक कथाओं वनस्पतियों और सजीवों के जीवन को चित्रित किया गया है। दीवारों को मनुष्यों और पशुओं की सुंदर आकृतियों से सजाया गया है। आकृतियों की रूपरेखा भूरे काले या गहरे लाल रंग के साथ लाल गेरू रंग की है। अजंता की कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारियाँ जैसे जातक कथाओं वज्रपाणी बुद्ध की शक्ति का प्रतीक, मंजूश्री बुद्ध की विद्वता की अभिव्यक्ति, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। गुफा संख्या 1 में त्रिभंग मुद्रा में गुफा 16 में मर्दासन राजकुमारी सीवी जातक कबूतर को बचाने के लिए अपने ही मांस मात्र पोषक जातक हाथी के ठिकाने की जानकारी राजा को दी कृतज्ञ व्यक्ति ने। एलोरा गुफा की चित्रकला यहाँ की गुफाओं के भित्ति चित्र अधिकांशतः गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर तक सीमित 5 गुफाओं में पाए जाते हैं। भित्ति चित्रों का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण के भित्ति चित्रों का निर्माण खुदाई के दौरान किया गया था। दूसरे चरण के भित्ति चित्रों का निर्माण कई शताब्दियों बाद किया गया था। प्रारंभिक चित्र गरुड़ सहित भगवान विष्णु और लक्ष्मी का उत्तरकालीन चित्र गुजराती शैली में शैव साधुओं के जुलूस का चित्रण। ये चित्र सभी तीनों धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध जैन और हिंदू। अजंता गुफा के चित्र की तुलना में एलोरा गुफा की चित्र नवीन है। कुछ प्रमुख एलोरा गुफा चित्र हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की छवियां, अपने अनुयायियों के साथ भगवान शिव की छवियां, सुंदर और शालीन अप्सराएं। बाघ गुफा की चित्रकला मध्य प्रदेश गुफा संख्या 4 अगवार अजंता ही की भांति इसमें जातक कथाएं चित्रित हैं। बाघ की गुफाएं अपनी उत्कृष्ट रचनाओं और शानदार डिजाइन की दृष्टि से अजंता की गुफाओं से काफ़ी मिलता जुलता है। बस अंतर यह है कि इनके चित्रों को बहुत मजबूती से चित्रित किया गया है। इसकी रूपरेखा अपेक्षाकृत अधिक दृढ़, सांसारिक तथा मानवीय है। आरमामलाई गुफा की चित्रकला वेल्लोर तमिलनाडु। इन प्राकृतिक गुफाओं का 8वीं सदी में जैन मंदिर के रूप में रूपांतरण किया गया था। जैन संतों के विश्राम स्थल के रूप में मिट्टी की संरचनाएं गुफा के भीतर बनी हुई हैं। यहाँ की दीवारों और छतों पर बने रंगीन चित्र अष्टाधिक पलक 8 कोणों के देवता की कहानियों और जैन धर्म को दर्शाते हैं। तमिलनाडु 1 से 10वीं AD। चित्तान वासल गुफा की चित्रकला अरिवर कोइल। यह गुफा मंदिर चट्टानों को काटकर बनाई गई जैन धर्म पर आधारित चित्रकला है, जो कि बाघ और अजंता की चित्रकला के सदृश दिखाई पड़ता है। इसमें छतों और स्तंभों पर चित्र बनाए गए हैं। गुफा की चित्रकला जैन समवासरण पर आधारित है। उपदेश हाल कुछ विद्वानों का विश्वास है कि ये गुफाएं पल्लव काल की हैं। जब राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने मंदिर की खुदाई करवाई थी तथा पांड्य शासकों द्वारा इस मंदिर का 7वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार कराया गया। चित्रों के लिए हरा, पीला, नारंगी, नीला, काला और सफ़ेद रंग सामान्यतः उपयोग में लाया जाता था। चित्तान वासल में चित्रों का केंद्रीय तत्व है कमलों से भरा हुआ तालाब। इस तालाब में बत्तखों, हंस,
मछलियों और जानवरों को दर्शाया गया है। यह दृश्य जैन धर्म में महत्वपूर्ण समव शरण सबको शरण को दिखाता है। यह तीर्थंकरों द्वारा उपदेश देने हेतु एक सभा स्थल यानी कि कक्ष है। सभा कक्ष में बैल, हाथी, अप्सराएं और देवता उपस्थित दिखाए गए हैं। रावण छाया शैल आश्रय, क्योंझर, ओडिशा। प्राचीन फ्रेस्को चित्र आदि खुली छतरी के आकारों में है। यह आश्रय स्थल शाही आखेट भवन की भांति काम आता था। यहाँ का सर्वाधिक उल्लेखनीय चित्र 7वीं शताब्दी के एक शाही जुलूस का है। यहाँ से 11वीं शताब्दी के चोलकालीन चित्रकला के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लेपाक्षी मंदिर चित्रकला, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। 16वीं शताब्दी में इन भित्ति चित्रों का चित्रण लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर किया गया था। ये चित्र धार्मिक विषय का अनुगमन करते हैं, जो कि रामायण, महाभारत तथा विष्णु के अवतार पर आधारित है। इन चित्रों में प्रारंभिक रंगों का अभाव और गुणवत्ता के स्तर में चित्रकला में पतन दिखाई देता है। इनमें ज़्यादातर काले रंग का उपयोग किया गया है। जोगी माथा गुफा चित्रकला, सरगुजा, छत्तीसगढ़, 1000 से 300 ईसा पूर्व। यह कृत्रिम रूप से खुदी हुई गुफा है। यहाँ ब्राह्मी लिपि में कुछ चित्रकारियाँ और प्रेम कहानी के शिलालेख पाए जाते हैं। यह गुफा रंगभूमि से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसमें चित्रों का निर्माण कक्ष को सजाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें नृत्य रत युगलों, हाथी और मछली जैसे जानवरों के चित्र हैं। चित्र विशिष्ट रूप से लाल रंग के हैं। सफ़ेद, पीला, काला। सीता बैंगा का शैलकृत रंगमंच भी निकट ही स्थित है। बादामी गुफा मंदिर में भित्ति चित्र, कर्नाटक, 6वीं से 7वीं शताब्दी। हालांकि बादामी गुफा मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें सुंदर चित्र भी हैं, जो अभी तक सुरक्षित प्रारंभिक हिंदू चित्रकारियों में से एक है। ये अजंता और बाघ की परंपरा से मेल खाते हैं। इनमें मानव आकृतियों में कृपा और दया भाव अभिव्यक्त होता है। इन चित्रों में बड़ी बड़ी आँखें, अंधमुंदी तथा होठ उभरे हुए हैं। चालुक्य राजाओं, जैन संतों, शिव पार्वती, पौराणिक कथानकों एवं देवताओं के चित्रित किया गया है। इसमें एक चित्र में चतुर्भुज ब्रह्मा को अपने हंस पर बैठा हुआ दिखाया गया है। भारत में लघु चित्रकला, मिनिएचर, लघु चित्र, लैटिन शब्द मीनियम से बना है। अर्थ लाल रंग का शीशा। इनका उपयोग पुनर्जागरण काल के पांडुलिपियों में किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में इन लघु चित्रों की लंबी परंपरा रही है और साथ ही इनके कई शैलियों का विकास हुआ है। ऐसे चित्र जो कागज़ पर बनाए जाते हैं, ताम्रपत्र या चर्म पत्र पर, ये लघु चित्रकला कहलाते हैं। लघु चित्रकला की तकनीक। लघु चित्र बनाने की शैली बनाने की कई पूर्व शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। चित्र 25 वर्ग इंच से बड़े नहीं होने चाहिए। चित्र के विषय वस्तु का वास्तविक आकार के 1/6 से अधिक नहीं बनना चाहिए। उदाहरण, जैसे 9 इंच के किसी वयस्क चित्र का सिर 1.5 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिकांश भारतीय लघु चित्र एक पृष्ठीय एक ही तरफ से दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः लघु चित्रों में उभरी आँखें, नुकीली नाक और पतली कमर दिखाई गई है। पात्रों के त्वचा का रंग भूरा है। राजस्थानी लघु चित्रों में भूरा तथा मुगल चित्रों में यह सामान्यतः उजला है। भगवान कृष्ण की भांति दिव्य प्राणियों का रंग नीला। महिला आकृतियों में लंबे बाल और उनकी बालों और आँखों का रंग काला है। पुरुष सामान्यतः पारंपरिक कपड़े पहने हुए तथा सिर पर पगड़ी बने हुए चित्रित किए गए हैं। प्रारंभिक लघु चित्र।
लघु चित्र सूक्ष्म विवरणों वाले चित्र होते थे। इन्हें बहुधा कागज, ताड़ के पत्तों, कपड़ों सहित नष्टप्राय सामग्रियों पर बनाया जाता था। इन चित्रों को पुस्तकों एवं एल्बम के लिए चित्रित किया गया था। लघु चित्रकला का विकास 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। लघु चित्रकला का श्रेय पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को दिया जाता है। लघु चित्रकला के दो प्रमुख प्रकार हैं। कला की पाल शैली। इस शैली का विकास 750 से 1150 ईस्वी के दौरान हुआ था। इस शैली के चित्रों को पांडुलिपियों के अंग के रूप में माना जाता है, जिन्हें सामान्यतः ताड़पत्र या चर्मपत्र पर बनाया गया है। अधिकांशतः बौद्ध भिक्षु इनका उपयोग करते थे, केवल केले व नारियल के पत्ते का उपयोग, क्योंकि ये सभी सजीवों के प्रति अहिंसा का व्यवहार करते थे। इन चित्रों की विशेषता लहरदार रेखाएं और शांत पृष्ठभूमि है। इनमें ज़्यादातर अकेली आकृतियां हैं तथा कुछ ही समूह चित्र मिले हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के समर्थकों ने भी इस चित्रकला का उपयोग किया, संरक्षण किया। धिम्मन और वीतपाल नामक दो प्रमुख चित्रकार थे। कला की अपभ्रंश शैली। यह शैली मूल रूप से गुजरात और मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक पश्चिमी भारत की सर्वप्रमुख चित्रकला शैली थी। इन चित्रों का विषय पहले जैन धर्म था, फिर आगे चलकर वैष्णव पंथ हो गया। वे चित्रों में गीत गोविंद और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा लाए। प्रारंभिक चरण में इन्हें सिर्फ ताड़पत्रों पर ही बनाया जाता था, फिर आगे चलकर इन्हें कागज पर भी बनाया जाने लगा। ये भित्ति चित्र के समान ही थे। इनमें भरे जाने वाले रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ था। इनमें सामान्यतः लाल, पीले और गेरू रंग का प्रयोग किया जाता था, फिर आगे चलकर इनमें उजले और सोने के रंगों का उपयोग किया जाने लगा। इन चित्रों में मानव आकृतियों की विशेषता मछली के आकार की उभरी हुई आँखें, तीखी नाक, दोहरी मेरी छोड़ी थी। कृष्णकाय चेहरे बनाने की प्रवृत्ति आरंभ हुई। महिला मूर्तियों की विशेषता विस्तृत कूल्हे और स्तन है। पशु और पक्षियों की आकृतियाँ खिलौनों के रूप में निरूपित की गई हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा है। संक्रमण काल के लघु चित्र। भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन मुसलमानों का आगमन से हुआ। 14वीं सदी में वे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लाए। ऐसा नहीं था कि केवल इस्लामी शैलियाँ ही इस काल में छाई रहीं। कुछ चित्रकला की पारंपरिक शैलियाँ पश्चिमी राजदरबारों में बनी रहीं। विजयनगर के दक्षिणी राज्यों में एक नई शैली उभर रही थी, जो चित्रकला की दक्कन शैली से काफ़ी मिलती जुलती थी। इस रंग समतल ढंग से लगाए जाते थे। पोशाक और मानव रूपांकन काले रंग से अंकित किए जाते थे। चेहरों का दृश्य 3/4 कोण पर है और अलगाव का आभास देता है। भूदृश्य वृक्षों, चट्टानों और अन्य डिजाइनों से भरे हुए हैं, जो इसके प्राकृतिक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। दिल्ली सल्तनत में लघु चित्रकला। इन चित्रों में भारतीय पारंपरिक तत्वों के साथ साथ फारसी तत्वों का मेल भी देखने को मिलता है। इनमें सचित्र पांडुलिपियों को वरीयता दी गई है। इस दौरान के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक मांडू शासक नासिर शाह के शासनकाल का निमत नामा रसोई पर किताब है। इस पांडुलिपि में स्वदेशी और फारसी शैलियों का संश्लेषण देखने को मिलता है। इसके अलावा लोदी खुलादर नामक एक और शैली इस अवधि के दौरान प्रचलित थी। दिल्ली और जौनपुर के बीच कई क्षेत्रों में इस शैली का अनुसरण किया गया। मध्ययुगीन परिदृश्य में 3 प्रमुख शैलियों मुगल, राजपूत और दक्कनी का उदय हुआ। मुगल काल की लघु चित्रकला। इस काल में बनाए गए चित्रों की अपनी विशिष्ट शैली थी। ईश्वर का चित्रण करने के स्थान पर
शासक का महिमा मंडन करने और उसका जीवन दर्शाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ये चित्र आखेट के दृश्यों, ऐतिहासिक घटनाओं तथा दरबार से संबंधित अन्य दृश्यों पर केंद्रित था। इन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग किया। ये धार्मिक चित्रों के स्थान पर विविध विषयों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भले ही केवल लघु चित्र बनवाए, लेकिन विश्व के सबसे अनूठे चित्रों में से एक बनाए। वे भारतीय चित्रकारों के लिए अग्र यानी कि निकटवर्ती दृश्यांकन की तकनीक लाए। प्रारंभिक मुगल चित्रकार बाबर को चित्रकला का शुभारंभ करने के लिए अधिक समय नहीं मिला, लेकिन उसे फारसी कलाकार बिहज़ाद को संरक्षण देने वाला कहा जाता है। उसने मुगल वंश वृक्ष के कुछ चित्र बनवाए। कला का महान संरक्षक हुमायूं कम उम्र में सिंहासन पर बैठा। उसकी रुचि चित्रकला में और सुंदर स्मारक बनवाने में थी, लेकिन कुछ समय पश्चात उसे शेर शाह सूरी के हाथों अपना सिंहासन गंवाना पड़ा और फारस में निर्वासित रहना पड़ा। वह फारस में शाह तहमास्प के राज दरबार में था। इस बीच उसने अब्दुस समद और मीर सईद अली नामक दो मुख्य चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। फिर जब उसने पुनः अपना सिंहासन जीत लिया तो ये दोनों चित्रकार उसके साथ भारत वापस आए। ये दोनों कलाकार मुगल चित्रकला में फारसी प्रभाव लाने के लिए उत्तरदायी थे और इन्होंने कई सचित्र एल्बम भी रचना की। इन्होंने अकबर के समय में तूतीनामा भी तैयार किया। पांडुलिपि में तोते की कहानी के चित्र। अकबर ने चित्रकला और अपने दस्तावेजों के सुलेखन के लिए एक विभाग की स्थापना की। उसने औपचारिक कलात्मक स्टूडियो की स्थापना की, जिसे तस्वीर खाना कहा जाता था, जहाँ कलाकारों को वेतन पर रखा गया था। अकबर चित्रकला को अध्ययन और मनोरंजन की दृष्टि से देखता था। वह मानता था कि चित्र हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। वह सजीव चित्र बनाने वाले चित्रकारों को नियमित रूप से पुरस्कार भी दिया करता था। अकबर ने अपने से पूर्व के शासकों के लिए काम कर चुके भारतीय कलाकारों को भी अपने राजदरबार में काम करने के लिए आमंत्रित किया। इसलिए मुगल चित्रकला में भारतीय प्रभाव आना स्वाभाविक था। त्रिआयामी आकृतियों का प्रयोग और अग्र दृश्यांकन अकबर के काल की चित्रकला की विशेषता थी। इस अवधि की एक विशिष्ट विशेषता यह थी कि कलाकार आम जनता के जीवन की अपेक्षा दरबारी जीवन का चित्रण करते थे। दशवंत बसावन और केसु इस अवधि के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख सचित्र तूतीनामा, हमजनामा, अनवर ई सुहेली और सदी का गुलिस्तान थे। जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। वह स्वभाव से प्रकृतिवादी था। उसने वनस्पतियों और जीवों की चित्रों को प्राथमिकता दिया, छवि चित्र में प्रकृतिवाद को लाया तथा सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम में स्थानांतरित किया। चित्रों के चारों ओर अलंकृत बॉर्डर बनाए जाते थे। स्वयं जहांगीर को भी एक अच्छा कलाकार माना जाता है। उसकी अपनी स्वयं की निजी कार्यशाला थी। जहांगीर की कोई बड़ी रचना अब नहीं बची है। उसकी चित्रशाला में अधिकांशतः लघु चित्रों की ही रचना की गई। इनमें से सबसे प्रसिद्ध जेबरा, शुतुरमुर्ग और मुर्गे के प्राकृतिक चित्र थे। उसके काल के प्रसिद्ध कलाकारों में उस्ताद मंसूर थे, जो जटिल से जटिल आकृतियां बनाने में विशेषज्ञ थे। आयारी दानिश, पशुओं पर आधारित पुस्तक। शाहजहां प्रकृतिवादी चित्रण के स्थान पर कृत्रिम तत्वों की रचना करना पसंद करता था। उसने चित्रों की सजीवता में कमी करके और प्राकृतिक तत्वों के समावेश पर बल दिया, क्योंकि वह यूरोपीय प्रभाव से प्रेरित था।
उसने आरेखन के लिए लकड़ी के कोयले के स्थान पर रेखा चित्रण के लिए कलाकारों को पेंसिल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने चित्रों में सोने और चांदी का उपयोग बढ़ाने पर आदेश दिया। वह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में चमकीले रंग अधिक पसंद करता था। औरंगजेब औरंगजेब ने चित्रकला को प्रोत्साहित नहीं किया और परिणाम स्वरूप मुगल दरबार के चित्रकारों ने बड़ी संख्या में राजस्थान आदि के प्रांतीय दरबारों में प्रवासित होना आरंभ कर दिया। इसलिए औरंगजेब के शासनकाल के दौरान चित्रकला की गतिविधियों में तेज गिरावट आई। चित्रकला की क्षेत्रीय शैली। भले ही मध्यकाल में चित्रकला की मुगल शैली का प्रभुत्व था, लेकिन उप साम्राज्यवादी शैली ने अपनी स्वयं की शैली विकसित की, अपनी भारतीय जड़ों को याद रखा। इस अवधि में विकसित होने वाली विभिन्न शाखाएं और शैलियां इस प्रकार थीं। चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियाँ। चित्रकला की राजस्थानी शैली, चित्रकला की पहाड़ी शैली। चित्रकला की राजस्थानी शैली। चित्रकला की राजस्थानी शैली मुख्य रूप से चित्रकला की राजपूत शैली का पर्याय है, क्योंकि वे इस अवधि के प्रमुख शासक वर्ग थे और अधिकांश कलाकारों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। कुछ लोगों का कहना है कि राजपूत चित्रकला मुगल चित्रकला से ही प्रेरित थी। कहा जाता है कि मुगल चित्रशाला से ही बीकानेर, जोधपुर या किशनगढ़ में कलाकारों का आगमन हुआ था। उन्हीं लोगों ने राजपूत शैलियों की नींव डाली। कुछ अन्य का कहना है कि दक्कनी सल्तनतों से आए कलाकारों और कलाकृतियों से प्रेरित थी। कुछ का कहना है कि यह परंपरा मुगल प्रभाव के आगमन से पूर्व से ही थी। वही कुछ लोगों का कहना है कि यह सल्तनत दरबारों में गंगा जमनी संस्कृत की वजह से देखने को मिलती है। राजस्थानी चित्रकला। चित्रकला की मेवाड़ शैली। प्रारंभिक मेवाड़ चित्रकला पर 17वीं शताब्दी के असाधारण चित्रकार साहिबदीन का प्रभुत्व था। इस अवधि की मेवाड़ चित्रकला रागमाला, रामायण और भागवत पुराण ग्रंथों के साहिबदीन के चित्रण पर केंद्रित थी। साहिबदीन की मृत्यु के बाद मेवाड़ चित्रकला शैली परिवर्तित हो गई। अधिकांश चित्रों में मेवाड़ के दरबारी जीवन का चित्रण किया गया। उदाहरण तमाशा चित्रकला। चित्रकला की आमेर जयपुर शैली। मुगलों के साथ निकटतम संबंध रखने वाले आमेर के शासक चित्रकला के प्रमुख संरक्षक और शौकीन संग्राहक थे। इस शैली की अधिकांश संग्रह निजी हाथों में है और अप्रकाशित है। इसको ढूंढर शैली भी कहा जाता है और इसके प्रारंभिक साक्ष्य राजस्थान के बैराट के भित्ति चित्रों से मिलते हैं। कुछ चित्रों को महल की दीवारों और आमेर महल की समाधियों में देखा जा सकता है। चित्रों का समग्र रूप लोक शैली की है। यह शैली सवाई प्रताप सिंह 18वीं सदी के शासनकाल के दौरान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। वे अत्यधिक धार्मिक और कला के भावुक संरक्षक थे। इसके सूरत खाना अथवा चित्रकला विभाग में भागवत पुराण, रामायण, रागमाला आदि का वर्णन करने के लिए कई लघु चित्र बनाए गए हैं। चित्रकला की मारवाड़ शैली व्यापक शैलियों में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत राठौड़ों द्वारा शासित जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, भाटियों आदि सम्मिलित थे। इन राज्यों का मुगलों के साथ घनिष्ठ संपर्क था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के चित्रों में पुरुष और महिलाओं ने रंगीन कपड़े पहने हुए हैं। मुगल प्रभाव था, लेकिन 18वीं सदी के बाद राजपूत प्रभाव प्रबल हो गया। चमकीले चित्रों की भरमार हो गई। मानसिंह के दौरान शिव पुराण, नटचरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र आदि चित्रकला की व्यापक श्रृंखला का श्री गणेश किया। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाली दो शैलियाँ,
एक चित्रकला की किशनगढ़ी शैली 17वीं से 18वीं सदी। चित्रकला की बूंदी शैली 17वीं से 19वीं सदी। किशनगढ़ में चित्रकला सावंत सिंह और उसकी प्रेमिका बनी ठनी के रोमांटिक जीवन रोमांस भक्ति से जुड़ी हुई है। किशनगढ़ी शैली के बारे में हम कह सकते हैं कि यह शैली सावंत सिंह है, यानी कि प्रेमी, नागरी दास कवि और इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है। इस शैली के अंतर्गत आने वाले चित्रों में बनी ठनी नामक महिला को राधा के चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। विशिष्ट रूपरेखा, कमल नैनी, पतले होंठ और नुकीली ठोड़ी और ओढ़नी ओढ़े हुए है। यह किशनगढ़ी शैली की अद्वितीय चित्रकला बन गई। राधा और कृष्ण के बीच भक्तिमय और कामुक संबंधों पर भी कई चित्र बनाए गए हैं। चित्रकला की बूंदी शैली 17वीं से 19वीं सदी। बूंदी और कोटा की जुड़वा रियासतें सामूहिक रूप से हड़ौती के रूप में जानी जाती थीं। दोनों रियासतों का इतिहास और परंपरा कलात्मक निकटस्थ थी, परंतु दोनों रियासतों में कोटा की कला अपेक्षाकृत युवा और उल्लेखनीय है। 18वीं सदी में बूंदी और कोटा के राजा कृष्ण के भक्त श्रद्धालु थे। उन्होंने स्वयं को ईश्वर अर्थात भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया। पूजा का यही पैटर्न उदयपुर और जयपुर में भी दिखाई देता है। उनकी कृष्ण भक्ति ने चित्रकला में भी भूमिका निभाई। बूंदी शैली में स्थानीय वनस्पति के चित्र विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें तीखी नाक के साथ मानवीय चेहरा गोल है। आकाश का रंग अलग अलग रंगों में रंगा गया है। अधिकांशतः आकाश में एक लाल रिबन दिखाई देता है। राजपूत शैली और मुगल शैली में अंतर। राजपूत शैली आरंभिक रूप से भित्ति चित्र और फ्रेस्को पर आधारित, बाद के काल में लघु चित्र का प्रभाव। इसकी प्रकृति भक्तिवादी और धार्मिक है। यह हिंदू प्रतीकों जैसे कमल, मयूर और हंस का प्रयोग बारंबार करता है। 17वीं 18वीं सदी इसका प्रमुख काल रहा। मुगल शैली में ईरानी लघु चित्रकारी शैली पर आधारित है। यह मुगल शासक और उसके घर परिवार, राजसी ठाट बाट, युद्ध और शिकार के दृश्य को चित्रित करती है। वृक्षों, व्यक्तियों, ऊँटों और इन पक्षियों के चित्रों पर केंद्रित है। 16वीं से 18वीं सदी। पहाड़ी चित्रकला की शैली 17वीं से 19वीं शताब्दी। इस शैली का विकास मुगल प्रभाव के अधीन आने वाले उप हिमालयी राज्यों में हुआ। छोटे राज्यों में फल फूल रही कई राजपूत शैलियाँ थीं जो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। इनमें जम्मू से लेकर अल्मोड़ा तक फैली लगभग 22 रियासतों की चित्रशालाएँ सम्मिलित थीं। पहाड़ी चित्रकला को दो मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है। बसौली शैली 17वीं शताब्दी से। जम्मू कश्मीर। यह लघु चित्रकला से संबंधित है। इसकी विशेषता कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी बड़ी आँखें, बाल और अर्थपूर्ण चेहरा था। इनमें प्राथमिक रंगों लाल, पीला और हरा रंग का प्रयोग किया गया था। इस शैली में कपड़ों पर चित्रण की मुगल तकनीक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी स्वयं की शैली और तकनीक का विकास किया। इस शैली के पहले संरक्षक राजा कृपाल पाल थे, जिन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी, गीत गोविंद और रामायण के चित्रों का चित्रण करने का आदेश दिया। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार देवीदास थे और वह राधा कृष्ण और राजाओं के छवि चित्र का बहुत ही सुंदर चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध थे। यह शैली मालवा चित्रकला की शैली से भी मिलती जुलती है। कांगड़ा शैली 18वीं शताब्दी के मध्य। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल शैली में प्रशिक्षित कई कलाकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चले गए, जिन्हें राजपूत राजाओं ने संरक्षण दिया था। 1774 में इससे गुलेर कांगड़ा शैली का जन्म हुआ।
पहले गुलेर फिर कांगड़ा में। यह शैली राजा संसार चंद के संरक्षण में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उसकी चित्रकला की विशेषता संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता थी, जिसका अन्य शैलियों में अभाव था। इस शैली की चित्रकला में सबसे लोकप्रिय विषय गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी लाल की सतसई और नल दमयंती थे। कृष्ण की रासलीला के दृश्य बहुत प्रमुख थे। चित्रों का दूसरा बहुत प्रसिद्ध समूह 12 महीने अथवा 12 मासा का है। कांगड़ा शैली कुल्लू, चंबा और मंडी के दरबार में विकसित होने वाली अन्य चित्रशालाओं की जनक शैली बन गई। कांगड़ा में संसार चंद संग्रहालय भी बनी हुई है, जिसमें इस शैली की चित्रकला देखी जा सकती है। रागमाला चित्रकला। रागमाला चित्रकला विभिन्न भारतीय संगीत रागों का चित्रण करने वाली मध्यकालीन भारत की दृष्टांत योग्य चित्रकला की श्रृंखला है। यह मध्यकालीन भारत में कला, कविता और शास्त्रीय संगीत के सम्मिश्रण को प्रकट करती है। रागमाला चित्र 16वीं और 17वीं शताब्दी में आरंभ होने वाली भारतीय चित्रकला की अधिकांश शैलियों में बनाए गए थे, जैसे पहाड़ी रागमाला राजस्थान या राजपूत रागमाला, दक्कनी रागमाला और मुगल रागमाला। इन चित्रों में प्रत्येक राग को एक विशेष भाव में व्यक्त किया गया है, जैसे नायक और नायिका की कहानी, ऋतु तथा दिन और रात के समय का वर्णन, जिसमें कोई विशेष राग गाया जाता है। इसके अतिरिक्त कई चित्र भैरव भैरवी, शिव तथा देवी आदि। रागमाला में उपस्थित 6 प्रमुख राग हैं: राग भैरव, दीपक, श्री, मालकोस, मेघ और हिंडोल। दक्षिण भारत की लघु चित्रकला। लघु चित्रकला का आरंभ दक्षिण भारत में पहले ही हो चुका था और यह आरंभिक मध्ययुगीन काल में विकसित हुआ। इन चित्रकलाओं में अत्यधिक सोने का प्रयोग होने के कारण यह उत्तर भारत की चित्रकला से भिन्न थी। वे अपने संरक्षक शासकों को चित्रित करने के स्थान पर दैवीय जीवों की चित्रकारी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। कुछ प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। तंजौर चित्रकला स्वर्ण लेपन के लिए प्रसिद्ध है, अलंकारिक चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने इसको अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया। इन्हें अधिकतर कांच और लकड़ी के तख्ते, पलगई और पर विनिर्मित किया गया है। वे उत्कृष्ट रंग पैटर्नों और स्वर्ण पत्र का प्रयोग करने के कारण अद्वितीय हैं। इसे भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत GI के रूप में मान्यता दी गई है। इन्होंने चिरकालिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के रत्नों और तरासे हुए कांचों का प्रयोग किया है। मुस्कुराते हुए कृष्ण को चित्रित किया गया है। मराठा वंश के महाराजा सरफोजी द्वितीय के संरक्षण में यह चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। यह शैली अभी भी प्रचलित है, लेकिन कुछ और विषय पशु पक्षियों, जंतुओं, भवनों आदि को शामिल कर लिए गए हैं। मैसूर चित्रकला। ये चित्रकला मैसूर राज्य के शासकों द्वारा संरक्षित की गई थी और ब्रिटिश काल तक जारी रही। इस चित्रकला का प्रमुख विषय हिंदू देवी और देवताओं का चित्रण करना है। प्रत्येक चित्रकारी में 2 या अधिक आकृति होती थी, जिनमें एक आकृति प्रधान होती है। इनमें गेसो पेस्ट, सफ़ेद सीसा पाउडर, गम्बोज और गोंद का मिश्रण है, जो चित्रकारी को एक विशिष्ट आधार प्रदान करता है। तंजौर और मैसूर दोनों ही चित्रों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है। पहले विजयनगर चित्रकला की शुरुआत हुई तथा इसके बाद नायक चित्रकला की। गंजीफा कार्ड मध्ययुगीन काल का पत्तों का खेल है। ये कार्ड पारंपरिक कारीगरों द्वारा चित्रित किए गए थे।
जो मुगल दरबार में बहुत लोकप्रिय थे। गंजीफा कार्ड का संदर्भ बाबरनामा में भी पाया जाता है। मैसूर के गंजीफा कार्ड्स या पेंटिंग्स का 2008 में भारत सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा मिला। अब हम लोग ये आधुनिक भारत का चित्रकला पढ़ेंगे, तो ये बुक से पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ना है हमें। आधुनिक भारतीय चित्रकला, सबसे पहले आता है कंपनी चित्रकला, इसको कंबन कलाम चित्र भी बोलते हैं। औपनिवेशिक काल में चित्रकारी की संकर शैली विकसित हुई, इसमें राजपूत, मुगल और अन्य भारतीय शैलियों की चित्रकलाओं को यूरोपीय तत्वों से संयुक्त किया। ये चित्रकला उस समय विकसित हुई जब ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय शैलियों में प्रशिक्षित चित्रकारों को नियोजित किया। इस प्रकार उन्होंने अपने नियोक्ताओं को यूरोपीय रुचियों को अपने भारतीय प्रशिक्षण में सम्मिश्रित किया तथा इसे कंपनी चित्रकला कहा जाता था। इनकी विशिष्टता जल रंगों का प्रयोग तथा तकनीक की दृष्टि से रेखीय परिप्रेक्ष्य और छाया प्रभाव की उपस्थिति थी। चित्रकला की यह शैली कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजावुर में उत्पन्न हुई। लॉर्ड इम्पे और मार्क्यूस वेल्जली ने बड़ी संख्या में चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। अनेक चित्रकार भारत की असाधारण वनस्पतियों और जंतुओं को चित्रित करने में संलग्न थे। इस शैली के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार मजहर अली खान और गुलाम अली खान थे। चित्रकारों के ये प्रकार 20वीं शताब्दी तक व्याप्त थे। बाजार चित्रकला, इस शैली भारत में यूरोपीय प्रभाव से भी प्रभावित थी। ये कंपनी चित्रकलाओं से भिन्न थी क्योंकि इस शैली ने यूरोपीय तकनीकों और विषय वस्तुओं का भारतीय तकनीकों और विषय वस्तुओं के साथ सम्मिश्रण किया। बाजार शैली ने किसी भारतीय प्रभाव को ग्रहण नहीं किया वरन रोमन और ग्रीक प्रभाव को ग्रहण किया। उन्होंने चित्रकारों से ग्रीक और रोमन मूर्तियों की प्रतिकृतियां निर्मित करवाईं। यह शैली बंगाल और बिहार क्षेत्र में प्रचलित थी। ग्रीको रोमन विरासत के साथ साथ प्रतिदिन के बाजार पर चित्र निर्मित किए गए जो यूरोपीय पृष्ठभूमि के साथ भारतीय बाजारों को प्रदर्शित करते थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध शैलियों में से एक ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष भारतीय वीरांगनाओं को नृत्य करते हुए प्रदर्शित करने की थी। उन्होंने धार्मिक विषयों पर भी चित्रकला की, लेकिन कई रूप धारण करने वाले और भगवान गणेश जैसे हाथी के चेहरे वाले भारतीय देवों और देवियों का चित्रण निषिद्ध था क्योंकि उनकी आकृति प्राकृतिक मानवीय आकृति की यूरोपीय धारणा से अलग हटकर थी। राजा रवि वर्मा 1848 से 1906। राजा रवि वर्मा भारत के सर्वाधिक महान चित्रकारों में से एक थे। उन्हें आधुनिक चित्रकारी शैली का प्रवर्तक माना जाता था। इस शैली को पाश्चात्य तकनीकों और विषय वस्तुओं के भारी प्रभाव के कारण आधुनिक कहा जाता था। वे अद्वितीय थे क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारतीय चित्रकारी के तत्वों को रंग और शैली की पाश्चात्य शैलियों से संयुक्त किया। वह केरल राज्य से संबंध रखते थे और उन्हें आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी कुछ बेहद प्रसिद्ध रचनाओं में लेडीज इन द मूनलाइट, शकुंतला, दमयंती और स्वान आदि शामिल हैं। उन्होंने अपने चित्रों के लिए राष्ट्रव्यापी मान्यता प्राप्त की, विशेष रूप से महाकाव्य रामायण से रावण द्वारा सीता का अपहरण और जटायु की हत्या शीर्षक से। उन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम रंग रसिया है। बंगाल की चित्रकला शैली, माना जाता है कि बंगाल की शैली वर्तमान चित्रकलाओं की शैलियों के प्रति प्रतिक्रिया दृष्टिकोण रखती है। यह शैली अद्वितीय है क्योंकि इसमें साधारण रंगों का प्रयोग किया जाता है। बंगाल शैली का विचार अवनींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से विकसित हुआ। उनकी अरेबियन नाइट श्रृंखला ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई क्योंकि इसने भारतीय चित्रकला की पूर्व शैलियों से अलग होकर कुछ नया प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत की कला में स्वदेशी मूल्यों को समाविष्ट करने एवं
कलाकारों के बीच पश्चिमी भौतिकवादी कला शैली के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। वे भारत माता और विभिन्न मुगल विषय वस्तु की चित्रकलाओं के लिए जाने जाते हैं। इस शैली के अन्य उल्लेखनीय चित्रकार नंदलाल बोस हैं, जिनके कार्यों ने आधुनिक भारतीय कला को और अधिक विकसित करने में योगदान दिया। वह शांति निकेतन से भी जुड़े हुए थे। वह काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से बनाए गए गांधी जी के दांडी यात्रा के दौरान के स्केच के लिए भी जाने जाते हैं, जो 1930 के दशक में प्रतिष्ठित हुआ। उन्हें भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को अलंकृत करने का काम भी सौंपा गया था। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उनकी चित्रकारियाँ अनोखी हैं क्योंकि वह काली रेखाओं का प्रमुखता से प्रयोग करते थे, जिससे विषय वस्तु प्रमुख रूप से निखर आती थी। उन्होंने लघु आकार की चित्रकारियाँ बनाई। कुछ कला इतिहासकारों का मानना है कि उनकी चित्रकारियों को उनके लेखन से संबद्ध किया जा सकता है। बंगाल के अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों में असित कुमार हलदार, मनीषी दे, मुकुल दे, सुनैनी देवी आदि हैं। भारत में चित्रकला की क्यूबिस्ट शैली। चित्रकला की क्यूबिस्ट आंदोलन ने यूरोपियन क्यूबिस्ट आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की। इस शैली के अंतर्गत वस्तुओं को पहले विभाजित किया जाता था, विश्लेषित किया जाता था और उसके बाद पुनः संयोजित किया जाता था। चित्रकला ने इस प्रक्रिया को अमूर्त कला प्रारूपों का प्रयोग कर कैनवास पर पुनर्संरचित किया। उन्होंने रेखाओं और रंग के बीच बिल्कुल सही संतुलन प्राप्त करने का प्रयास किया। भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्यूबिस्ट चित्रकारों में से एक एम.एफ. हुसैन थे। इन अमूर्त लक्ष्यार्थों का प्रयोग करने वाली चित्रकलाओं में उन्होंने बारंबार घोड़े के रूपांकन का प्रयोग किया है, क्योंकि गति की तरलता को चित्रित करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ था। प्रगतिशील चित्रकला समूह 1947 के बाद चित्रकारों के एक अन्य समूह ने प्रगतिशील और साहसिक विषयों के उपयोग से कला की दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने नरम और अधिक सार विषयों के साथ इन विषयों को समाहित किया। उनमें आपस में एकरूपता का अभाव था, लेकिन यूरोपीय आधुनिकतावाद से प्रेरित थे। इस समूह का गठन 6 संस्थापक सदस्यों F.N. सूजा, S.N. रजा, M.F. हुसैन, K.H. आरा, H.A. गड्डे और S.A. बकरे ने किया था। भारत में लोक चित्रकारी। मधुबनी चित्रकला। परंपरागत रूप से मधुबनी शहर बिहार के आसपास ग्रामीण महिलाओं द्वारा की जाने वाली इस चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। इन चित्रकलाओं की विषय वस्तु एक समान है और सामान्य रूप से हिंदुओं के धार्मिक रूपांकनों जैसे कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी और शिव आदि से प्रेरित है। इन चित्रकलाओं के चित्र सांकेतिक हैं। उदाहरणार्थ मछली सौभाग्य और जनन क्षमता की ज्ञातक है। ये चित्रकला जन्म, विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों को चित्रित करते हुए निर्मित की जाती है। इस चित्रकारी में किसी भी प्रकार के अंतराल को पूरा करने के लिए पुष्पों, वृक्षों, जंतुओं इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से इन्हें गाय के गोबर और मिट्टी से लेप कर निर्मित आधार पर चावल की लेई और वनस्पतियों के रंगों से निर्मित किया जाता था। समय के साथ यह आधार परिवर्तित होकर हस्त निर्मित कागज, वस्त्र और कैनवास हो गया। कोई छाया प्रभाव न होने के कारण यह चित्रकला द्विआयामी होती है। दोहरी पंक्ति का किनारा, गहरे रंगों का प्रयोग, अलंकृत पुष्पित पैटर्न और अतिरंजित मुद्राएं इस चित्रकला की सामान्य विशेषताएं हैं। मधुबनी चित्रकला का मूल रामायण काल के दौरान माना जाता है, जब मिथिला के राजा ने सीता और राम के विवाह के अवसर पर अपने प्रजाजनों को अपनी दीवारों और आंगनों को चित्रित करने के लिए कहा।
अधिकतर महिलाओं द्वारा ही मधुबनी चित्रकला के कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। 1970 में जब भारत के राष्ट्रपति ने जगदम्बा देवी को पुरस्कार से सम्मानित किया, तब इस कला को पहचान प्राप्त हुई। उसके अतिरिक्त इससे संबंधित चित्रकारों में बउआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और सीता देवी सम्मिलित हैं। चूँकि यह कला एक विशिष्ट भूभाग तक ही सीमित रही, इसलिए इसे जीआई यानी भौगोलिक संकेत की प्रतिष्ठा भी दी गई है। टिकुली कला बिहार की एक अनूठी कला है। टिकुली शब्द अनूठी कला है। टिकुली शब्द महिलाओं के लिए उनकी भौहों के बीच लगाई जाने वाली बिंदी के लिए उपयोग होने वाला एक स्थानिक बिंदु है। इस कला के तहत हाई बोर्ड पर पेंटिंग की जाती है और फिर इसे विविध आकृतियों से काटा जाता है। इसके बाद उस पर 4 से 5 तामचीनी कोट लगाए जाते हैं, जिससे यह एक पॉलिश वाली सतह देता है। इन टिकुली पेंटिंग में मधुबनी रूपांकनों का उपयोग किया जाता है। पट्टचित्र चित्रकला ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी, जिसे पट्टचित्र कहा जाता है, का नामकरण संस्कृत शब्द पट्ट अर्थात कैनवास, कपड़ा और चित्र से मिलकर हुआ है। यह चित्रकला शास्त्रीय और लोक तत्वों के मिश्रण को प्रदर्शित करती है, जिसमें लोक तत्वों के प्रति अधिक झुकाव है। इस चित्रकारी का आधार उपचारित वस्त्र होता था। इसमें प्रयोग किए गए रंग जलाए हुए नारियल की खोल, हेंगुला, रामराजा और दीप कज्जल इत्यादि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते थे। पेंसिल और चारकोल का कोई प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इसके स्थान पर लाल और काले रंग से बाह्य रेखा निर्मित करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता था और उसके बाद रंग भरे जाते थे। पृष्ठभूमि को पत्तियों और पुष्पों से अलंकृत किया जाता था और चित्रकारी में महीन काम से निर्मित फ्रेम होता था। समापक रेखाएं खींचने के बाद चमकीली सज्जा प्रदान करने के लिए चित्रकारी पर लाख का लेप किया जाता था। इस चित्रकला की विषय वस्तुएं जगन्नाथ और वैष्णव मत और कभी कभी शक्ति और शिव मत से भी प्रेरित होती है। ओडिशा का रघुराजपुर इस कला रूप के लिए जाना जाता है। पट्टचित्र चित्रकला ऐसी छवियों को प्रदर्शित करती है जो राज्य के पुराने भित्तिचित्रों के समान होती है, जो प्रमुख रूप से पुरी और कोणार्क में पाई जाती है। खजूर की पत्तियों पर निर्मित पट्टचित्र को ताल पट्टचित्र के नाम से जाना जाता है। पटुआ कला बंगाल की यह कला पटुआ कला लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। यह मंगल काव्यों या हिंदू देवताओं और देवियों की शुभ कहानियों को वर्णित करने वाले चित्रकारों को ग्रामीण परंपरा के रूप में प्रारंभ हुई। इन चित्रकलाओं को पटों पर निर्मित किया जाता था और कई पीढ़ियों तक स्क्रॉल चित्रकार या पटुआ उनमें निहित कहानियों को गाने के लिए विभिन्न गांवों में जाया करते थे। अधिकतर पटुआ मुसलमान होते हैं। परंपरागत रूप से ये कपड़े पर चित्रित की जाती थीं और धार्मिक कहानियों को वर्णित करती थीं। आजकल इन्हें एक साथ सिली गई कागज की शीटों पर पोस्टर रंगों से चित्रित किया जाता है और सामान्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पटुआ मिदनापुर क्षेत्र, मुर्शिदाबाद, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिले से संबंधित है। पैटकार चित्रकारी झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा बनाया जाने वाली पैटकार चित्रकलाओं या स्क्रॉल चित्रकलाओं को देश में चित्रकला की प्राचीन शैलियों में से एक जाना जाता है। चित्रकारी के इस पुराने रूप का सांस्कृतिक संबंध मां मनसा से है, जो बंगाली घर परिवार की सर्वाधिक लोकप्रिय देवियों में से एक है। ये चित्रकला दान देने और यज्ञ संपन्न कराने इत्यादि सामाजिक और धार्मिक रीतियों से संबंधित हैं।
पैटकार चित्रकलाओं का सामान्य विषय है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। यद्यपि यह एक प्राचीन कला है, किंतु निरंतर पतन के कारण यह विलुप्त की कगार पर है। कलमकारी चित्रकला, इसका नाम कलम अर्थात लेखनी से संबंधित है, जिसे इन अति सुंदर चित्रकलाओं को निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग की गई लेखनी नुकीले नोक वाले बांस से निर्मित होती है, जिसे रंगों के प्रवाह को विनियमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आधार सूती वस्त्र होता है, जबकि प्रयोग किए गए रंग वनस्पति रंजकों से निर्मित होते हैं। इस कला के प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम हैं। मुख्य हस्त से चित्र निर्मित किए जाते हैं, जो हिंदू पौराणिक गाथाओं से प्रेरित होते हैं। यहाँ वस्त्रों और दस्तकारी का निर्माण भी किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान भी कलमकारी चित्रकारी का अस्तित्व था। इन्हें भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है, जीआई टैग। वर्ली चित्रकारी, इस चित्रकारी का नाम ईसा पूर्व 2500 से 3000 से इस चित्रकला की परंपरा का वहन करने वाले लोगों से पड़ा है। मुख्य रूप से गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर रहने वाले इन देसी लोगों को वर्ली कहा जाता है। ये चित्रकला मध्य प्रदेश में भीमबेटका की भित्ति चित्रों से गहन रूप से समान है। इन कर्मकांडी चित्रकलाओं का केंद्रीय मूल भाव एक चौकट या चौक होता है, जो मछली मारने, शिकार करने, खेती, नृत्यों, जंतुओं, वृक्षों और उत्सवों आदि को प्रदर्शित करने वाले दृश्यों से घिरा हुआ होता है। देवियों के अंतर्गत पाला घाट उर्वरता की देवी को चित्रित किया जाता है और पुरुष देवताओं के अंतर्गत मानवीय रूप धारण की हुई आत्माओं को चित्रित किया जाता है। पारंपरिक रूप से इन चित्रकलाओं को त्रिभुज, वृत्त और वर्ग इत्यादि अत्यधिक आधारभूत आलेखी शब्दावली का प्रयोग कर दीवारों पर निर्मित किया जाता है। किसी मनुष्य या जंतु को प्रदर्शित करने के लिए दो त्रिभुजों को आपस में शीर्ष से संयुक्त कर दिया जाता है और उनके सिर के रूप में वृत्त का निर्माण किया जाता है। चित्रकारी का आधार निर्मित करने के लिए मिट्टी, शाखाओं और गोबर का प्रयोग किया जाता है, जो इसे लाल गेरुआ रंग प्रदान करता है। चित्रकारी करने के लिए केवल श्वेत रंजक का प्रयोग किया जाता है। गोंद और चावल के चूर्ण से मिलकर बना होता है। दीवारों पर चित्रकारी को फसल काटने और विवाह जैसे शुभ अवसरों हेतु बनाया जाता है। समय के साथ वर्ली चित्रकलाओं की लोकप्रियता के कारण इन्हें कपड़े पर लाल या काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद पोस्टर रंगों का प्रयोग करके बनाया जाने लगा है। थांका चित्रकला, वर्तमान में थांका चित्रकला भारतीय राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसे मूल रूप से बौद्ध धर्म के उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं तथा विशिष्ट मानव जाति समूह द्वारा निर्मित इस चित्रकला का कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया। थांका चित्रकला सूती कैनवास यानी श्वेत पृष्ठभूमि के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति रंजकों या खनिज रंजकों से चित्रित की जाती है। इस चित्रकला में प्रयोग किए गए रंगों का अपना महत्व होता है। उदाहरण के लिए लाल रंग मनोभाव की तीव्रता का द्योतक होता है, चाहे वह प्रेम हो या घृणा। स्वर्णिम रंग जीवन और जन्म हेतु होता है। श्वेत रंग शांति हेतु, काला रंग क्रोध को प्रदर्शित करने वाला, हरा रंग चेतना को प्रदर्शित करने वाला तथा पीला रंग करुणा को प्रदर्शित करता है। चित्रकारी पूर्ण होने के बाद इसे प्रायः रंग बिरंगे रेशम के बेल बूटेदार वस्त्र में मढ़ दिया जाता है। मंजूषा चित्रकारी कला का यह रूप बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। इसे अंगिका कला भी कहा जाता है, जहां अंग का संदर्भ एक महाजनपद से है। इसमें सर्प का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है।
इस चित्रकला को मुख्यतः जूट और कागज के डिब्बों पर निर्मित किया जाता है। फड चित्रकला यह मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है और लपेटे जाने वाले कपड़े पर बनाए जाने वाली चित्रकला है। इसकी प्रकृति धार्मिक है एवं इसमें स्थानीय देवताओं जैसे पाबूजी एवं देव नारायण को उकेरा जाता है। इसमें फड नामक कपड़े के लंबे टुकड़े पर साकीय रंगों से चित्रण किया जाता है एवं यह 15 फीट या 30 फीट लंबा होता है। इनमें मानव आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और चेहरे गोल होते हैं। वे ठाट बाट और खुशहाली का वर्णन करती हैं एवं इनमें जुलूस के दृश्य सामान्य हैं। चेरियाल लपेटन चित्रकलाएं ये तेलंगाना की देशज चित्रकलाएं हैं। ये नक्काशी कला का एक प्रकार है। लपेटनों को लोक गायक समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानी या लोक गायन के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी सामान्य विषय वस्तु हिंदू महाकाव्य और पौराणिक कथाएं हैं। कलाकारों द्वारा लपेटन चित्रकलाओं का उपयोग विभिन्न स्थानों पर जाकर संगीत के साथ कथाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। उनके आकार प्रायः विशाल होते हैं जिनकी ऊंचाई 45 फीट तक जा सकती है। इसे 2007 में भौगोलिक संकेतक की प्रस्थिति प्रदान की गई है। पिथोरा चित्रकलाएं ये चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाती हैं और इनका प्रयोजन धार्मिक एवं आध्यात्मिक बताया जाता है। वे शांति और समृद्धि लाने के लिए घरों की दीवारों पर चित्रित की जाती हैं। उन्हें विशेष पारिवारिक अवसरों पर रस्म के रूप में उकेरा जाता है। इनमें पशुओं विशेष रूप से घोड़ों का चित्रण सामान्य है। सौर चित्रकला ओडिशा वे ओडिशा की सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती हैं एवं वर्ली चित्रकला के समान होती हैं। यह वस्तुतः भित्ति चित्र कला हैं एवं रीतिपरक हैं। सौरा भित्ति चित्रकला सौरा के प्रमुख इष्ट देव एडिटल को समर्पित होती हैं। इन चित्रकारियों को मुख्य रूप से सफ़ेद रंग से उकेरा जाता है जबकि पृष्ठभूमि का रंग लाल पीला होता है। खनिज और पौधों से रंग प्राप्त किए जाते हैं। मानव आकृतियाँ ज्यामिति एवं छड़ी जैसी होती हैं। ये डिजाइन हाल के समय में फैशन में आ गई है और अनेक टी शर्टों महिलाओं के परिधानों पर सौरा शैली की इन डिजाइनों का चित्रण मिलने लगा है।